Assalamu alaikum students. Welcome again in project management class. In this tutorial we shall discuss again contract management topic, stages in contract placement. We have four stages in contract placement. The one is requirement analysis, then the second one is evaluation plan, then the third one is invitation to tender, and the fourth one is evaluation of proposals. So let's discuss one by one. First of all, we have to identify requirement analysis. Requirement analysis is very important factor in every project building. रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम करते क्या हैं? हम डेटा गैदर करते हैं. जितना अच्छा डेटा हम गैदर करेंगे, जितने अच्छे हमारे क्लियर पॉइंट्स होंगे प्रोजेक्ट्स को लेकर, उतना अच्छा हमारा प्रोजेक्ट डिज़ाइन होगा, टेस्ट होगा, इम्प्लीमेंट होगा और कस्टमर सेटिस्फाई होगा. तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने में. जब आप किसी थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आप पहला स्टेप जो इम्प्लाई करते हैं वो क्या होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस. आप पहले अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कि सामने वाली पार्टी चाहती क्या है, उसकी क्या पर्सपेक्शन है, उसके क्या गोल हैं, प्रोजेक्ट को लेके क्या उसने पर्सपेक्टिव है उसका. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम ये सारी बातें देखते हैं. क्या कि आप रिक्वायरमेंट देखते हैं, आप फीचर देखते हैं, कितने लोग होंगे, आप पूरा का पूरा एक क्राइटेरिया बनाते हैं. आप यूज़र की अंडरस्टैंडिंग को लेते हैं और जितना अच्छा आप यूज़र को अंडरस्टैंड करेंगे उतना अच्छा आपका प्रोजेक्ट एट द एंड रेडी होगा. Here's mention, in requirement analysis you need to have a clear set of requirements. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर हो, उसमें एम्बिग्यूटी ना हो, एम्बिगियस ना हो, अनएम्बिगियस हो, क्लियर हो, दो मीनिंग ना निकल रहे हो, एक ही मीनिंग निकल रहा हो. आपने कस्टमर की थिंकिंग को अच्छे तरीके से एनालाइज किया हो और एक ही बात आपने प्रोड्यूस की हो, एम्बिग्यूटी ना हो, अनएम्बिगियस हो. The requirement document might typically have different section. रिक्वायरमेंट एनालिसिस में रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं. उसमें आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, आप उसमें कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है और करंट हम क्या बनाने जा रहे हैं. ऑफ कोर्स रिसर्च वर्क नीड होता है. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर एंड डी जो जितनी कंपनियां हैं डेवलपमेंट की, उनको भी रिसर्च की नीड होती है. टीचर्स की नीड हर किसी को होती है. टीचर्स क्या एक अच्छा रिसर्चर होता है. अगर कोई डेवलपर डेवलप कर रहा है, कोई सिस्टम बना रहा है, कोई एप्लीकेशन बना रहा है, तो उसको नॉलेज की रिक्वायर्ड है, उसको एक्सपर्ट एडवाइस की रिक्वायर्ड है. और एक्सपर्ट एडवाइस नॉलेज उसे कैसे मिलेगी? उसको एक अच्छे रिसर्चर से मिलेगी. उसको रीड करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि वो जो बनाने जा रहा है उस जैसा सिस्टम बन चुका है. अगर बन चुका है तो उसमें क्या फ़ीचर्स थे, उसमें क्या कॉस्ट थी. तो ये सारी नॉलेज आपको टीचर से भी मिल जाती है, एक्सपर्ट डोमेन से, या आप उसको लेने के लिए आप रिसर्च पेपर भी स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे ये बात मेंशन है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आप रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं. आप रिक्वायरमेंट गैदर करने के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं. आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देन आप क्या करते हैं, आप कंपेयर करते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम को करंट सिस्टम से. आप फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ को प्लान करते हैं, क्या होगा, ये प्रोजेक्ट इतना बन जाएगा तो आगे क्या एक्सटेंड हो सकता है ये प्रोजेक्ट आगे. ऑल राइट, देन हमारे पास सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं मैंडेटरी, जो हम लिखते हैं कि ये चीज़ें तो मैंडेटरी होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, भले से ये चीज़ें ना हो. तो अगर मैंने 10 चीज़ें लिखी हैं तो मैंने कह दिया है डिज़ाइन करते वक्त अपने डॉक्यूमेंट में कि ये 8 चीज़ें मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं, ये हर हाल में इस प्रोजेक्ट में होनी चाहिए. इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द टाइम या अकॉर्डिंग टू द डेडलाइन या अकॉर्डिंग टू द रीजन रिक्वायरमेंट, अगर हमें इसके अलावा 8 के अलावा 2 चीज़ों की नीड हुई तो हम ऐड कर देंगे. एल्स ये नीड, एल्स इनकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने नोट कर लिए अपने पास. डेडलाइंस हम लिखते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है इसकी डेडलाइन ये होनी चाहिए. अगर कस्टमर को 20 तक चाहिए, प्रोजेक्ट मंथ की 20 डेट पे चाहिए, तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, अपनी टीम मेंबर्स को कहता है कि प्रोजेक्ट मुझे रेडी करके दो 16 तक, मंथ की 16 डेट तक. इससे क्या होता है, ना ओवर एस्टिमेट होता है ना अंडर एस्टिमेट होता है. मे बी के
टीम मेंबर जो हैं वो 70 तक रेडी कर लें। तो एक डेडलाइन फिक्स होती है कस्टमर को डिलीवर करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा जाता है कि कस्टमर को किस डेट पर ये प्रोजेक्ट चाहिए। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम बिडर्स, हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिखते हैं जो रिक्वायर्ड करते हैं हम बिडर से। जिन्होंने बोली लगाई होती है प्रोजेक्ट की। ओके, रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास कुछ चीज़ें और मेंशन है यहाँ पर। अदर एप्लीकेशन विद विच सॉफ्टवेयर इज़ टू बी कंपेटेबल, क्वालिटी रिक्वायरमेंट एग्जाम्पल रेस्पॉन्स टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम रिक्वायरमेंट में लिखते हैं हमने सारी चीज़ें यहाँ पे मेजर करी, हम एक चीज़ हमने फोकस नहीं किया यहाँ पे, क्या? क्वालिटी। हम क्वालिटी भी लिखते हैं। प्रोजेक्ट का रेस्पॉन्स टाइम क्या है, क्विकली रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करी है फ़ोटो एडिटिंग की, वो बहुत टाइम ले रही है, क्विकली रेस्पॉन्स नहीं कर रही है मेरी फ़ोटो को एडिट करने में, तो वर्स्ट है। यूज़र सेटिस्फिकेशन नहीं है, यूज़र हैप्पी नहीं है, मेरा क्लाइंट हैप्पी नहीं है। ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन तो मैं भी अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दूँगी जो बहुत टाइम ले रही है, रेस्पॉन्स बहुत देर में कर रही है, बहुत लेट पिक्चर को एडिट कर रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं एनालिसिस, सॉफ्टवेयर एनालिसिस में। तो हम कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो हमने फर्स्ट स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर लिया है रिक्वायरमेंट एनालिसिस के प्रोजेक्ट प्लेसमेंट में। कॉन्ट्रैक्ट प्लेसमेंट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त प्रोजेक्ट की हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। देन द सेकेंड वन पॉइंट इज़ एवोल्यूशन प्लान। लेट्स सी एवोल्यूशन प्लान में क्या होता है। वैसे एवोल्यूशन प्लान क्या होता है, आपका प्रोवाइड करता है क्या, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखते हैं इसको। एवोल्यूशन प्लान इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट that describe how you will monitor and evaluate your program। तो यहाँ पे मेंशन है पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा। एवोल्यूशन प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो आपको डिस्क्राइब करता है आप किस तरीके से मॉनिटर करेंगे अपनी ऐप को, अपने प्रोग्राम को, अपने सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने प्रोजेक्ट को, एज वेल एज हाउ यू इंटेंड टू यूज़ एवोल्यूशन रिजल्ट फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। और आप किस तरीके से रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए अपने सिस्टम को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो ये भी डिसीजन मेकिंग करता है। एवोल्यूशन प्लान में हम डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर को प्लान करते हैं कि किस तरीके से हमने एवोल्यूट करना है। द एवोल्यूशन प्लान क्लैरिफाइज हाउ विल यू डिस्क्राइब व्हाट, क्या करना है, हाउ कैसे करना है, क्यों। जितने क्वेश्चन हैं वो एवोल्यूशन प्लान में हमारे रिजॉल्व हो जाते हैं। किस बंदे की कितनी सैलरी होगी, किस सैलरी पे हायर करेंगे, क्या बजट होगा, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ कवर होती हैं, एवोल्यूशन प्लान में कवर होती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एवोल्यूशन प्लान डिज़ाइन हुआ हुआ है, हाईलाइट हुआ हुआ है। फीडर फाइल सेव डेटा इनपुट्स, 4 आवर्स लगेंगे। वर्क अ मंथ सेव 20 एन आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स वर्क अ मंथ सेव 20 एन आवर्स। सिस्टम टू बी यूज़, 4 साल तक सिस्टम यूज़ होना चाहिए, ऐसा सिस्टम बने जो 4 साल तक यूज़ हो। तो ये सारे हमारे प्लान हैं। हमने वारंटी दे दी है। ये जो मोबाइल है मेरा, मैंने परचेज़ किया है सिस्टम, जो मैंने परचेज़ किया है मोबाइल सिस्टम, इसकी वारंटी मुझे दी है डीलर ने कि ये जो मोबाइल है ये 4 इयर्स तक वारंटी में है। इतनी ज़्यादा तो नहीं होती है, मैं ज़्यादा ही मैंने वारंटी लगा दी है। अगर 4 इयर्स बाद ख़राब होता है तो फिर हम नहीं देखेंगे, इसकी लुक आफ्टर नहीं करेंगे। लेकिन अगर 4 इयर्स के अंदर अंदर ये डैमेज होता है, ख़राब होता है, इसकी फंक्शनलिटी काम नहीं करती है, तो इसकी टेक केयर, लुक आफ्टर हम करेंगे। आप हमारे पास वापस ले आइएगा मोबाइल, और हम कोई इसके एक्स्ट्रा पैसे आपसे नहीं लेंगे। तो ये होती है वारंटी। तो आप जब अपने क्लाइंट को आप कोई प्रोजेक्ट बना के देते हैं तो आप उसकी वारंटी भी देते हैं कि इसकी वारंटी, इसकी एक्सपायरी डेट ये है, इस डेट में अगर कुछ फ्लॉस आते हैं तो हम ज़िम्मेदार हैं, एल्स इस डेट के बाद अगर कोई फ्लॉ आता है तो हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो एवोल्यूशन प्लान में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी डिफ़ाइन किया जाता है। ओके, देन इनविटेशन टू टेंडर। व्हाट इज़ दिस? नोट डेट बिडर इज़ मेकिंग एन ऑफर इन रेस्पॉन्स टू ITT। जो आप इनविटेशन देते हैं प्रोजेक्ट बनाने का कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो आप ऑफ़र देते हैं, आप बोली लगाते हैं। ठीक है, बोली वाला जो बोली लगाता है ना प्रोजेक्ट की कि मैं इस पे काम करने को तैयार हूँ, तो वो रेस्पॉन्स करता है किसको, टेंडर को। वो एक्सेप्ट करता है ऑफ़र,
तो ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मैंने बोली लगाई कि ये सॉफ्टवेयर बनाना है, और मैंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइज़ कर दिया है कि जो जो इस एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में और इंटरेस्टेड है इस सॉफ्टवेयर को बनाने में, 20 डेज़ का ड्यूरेशन है इसका, वो मुझसे मीटअप कर लें। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा वो मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा, मुझसे मिलेगा, हम प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। मैंने ऑफ़र दी, उसने एक्सेप्ट करी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट में हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट क्या है हमारा, is a document written between parties to cooperatively work together on an agreed upon project or meet an agreed upon objective। ठीक है, तो मैंने आपको क्या पॉइंट बताया कि मो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो दो पार्टीज के बिटवीन तय हुआ है, दोनों पार्टीज एग्री हैं काम करने पर। द प्रोपोजल ऑफ एन मो is to have a written formal understanding of the agreement between parties। तो यहाँ पे भी यही पॉइंट मेंशन है कि पार्टीज ने देखा, कस्टमर ने आस्क फॉर टेक्निकल प्रपोजल, एग्रीड टेक्निकल सोल्यूशन इन मो, एग्री हुए कि टेक्निकल सोल्यूशन पे जो भी है इस प्रोजेक्ट का, देन ऑफ कोर्स यहाँ पे मेंशन है, ज़ाहिर है कस्टमर टेक्निकल काम पर है तो पे भी लेगा वो, ठीक है, पे करेगा। तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये मो में आते हैं, जो कि मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए कि कस्टमर आस्क फॉर टेक्निकल प्रपोजल, देन टेक्निकल प्रपोजल आर एग्जामाइन और डिस्कस होगा, एग्री होगा, ठीक है, फिर टेंडर्स आर देन रिक्वेस्टेड फ्रॉम सप्लायर्स बेस्ड इन मो, टेंडर जज होगा ऑन प्राइस, देन एट द एंड क्या, जाहिर है कस्टमर टेक्निकल काम पर पे करेगा। तो टेंडर जो रिलीज़ होता है ना, यहाँ पे मेंशन है, टेंडर जो आपका रिलीज़ होता है ऑन द बेसिस ऑफ मो होता है। ठीक है, जब दोनों पार्टीज ने तय कर लिया है कि काम पे एग्री हो गई है, टेक्निकल जो भी एक्सपेक्ट्स थे अंडरस्टैंड कर लिए हैं और प्राइस तय हो गए, फिर हमारा टेंडर क्या होता है, रिलीज़ होता है। तो टेंडर रिलीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मो। ठीक है, तो टेंडर को रिलीज़ करने के लिए आप पहले मो को देखते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, टेक्निकल एक्सपेक्ट बताते हैं कि इस पे काम करना है, ये टेक्निकल एक्सपेक्ट है, ये प्राइस होंगे। तो टेंडर को हम जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। देन हमारे पास आता है इवोल्यूशन प्लान, सॉरी प्रपोज़ल। इसमें क्या होता है, हम प्रपोज़ल को एवेल्यूएट करते हैं, मेथड्स इसमें क्या क्या हैं आप रीड करते हैं प्रपोज़ल थॉरली, इंटरव्यू करते हैं आप, डिमोस्ट्रेशन देते हैं आप, साइट विजिट करते हैं डिफरेंट के हमने क्या यूनिक प्रोजेक्ट बनाना है। ऐसा प्रपोज़ल पहले तो कभी नहीं बना, अगर ऐसा प्रपोज़ल पे पहले काम हो चुका है तो हम इसमें क्या फंक्शनलिटी ऐड करें। फॉर एग्जांपल इवेंट मैनेजमेंट एक वेबसाइट है जो इवेंट मैनेज कराती है, जो बर्थडे इवेंट मैनेज कराती है, इंगेजमेंट इवेंट मैनेज कराती है, लेकिन शादी के इवेंट मैनेज नहीं कराती। तो उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं इवेंट मैनेजमेंट में कि वो जितने भी इवेंट्स हैं, बर्थडे पार्टी से लेके इंगेजमेंट से लेके वेडिंग से लेके सारे के सारे इवेंट मैनेज कराए। ठीक है, तो ये हम साइट विजिट से क्या होता है, हमें यूनिकनेस पता चलती है कि हम जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें क्या यूनिकनेस हम ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास मेथड हैं जो हमारी हेल्प करते हैं प्रपोज़ल को एवेल्यूएट करने में। हम रीडिंग करते हैं प्रपोज़ल, इंटरव्यू लेते हैं एक्सपर्ट से कि इस प्रपोज़ल को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फिर हम डिमोस्ट्रेट करते हैं कि इस प्रपोज़ल को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये चीज़ें इसमें होंगी, डिफरेंट साइट विजिट करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं, फिर जाके प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट पे जब हम काम करते हैं ना, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्लेसमेंट इसलिए कहा गया है इसको कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, एवोल्यूशन प्लान बनाना, इनविटेशन टेंडर के साथ मो बनाना, एग्रीमेंट करना, टेक्निकल एक्सपर्ट को अंडरस्टैंड करना, फिर प्रपोज़ल को थोरोली अंडरस्टैंड करना, एक्सपर्ट से एडवाइस लेना, डिफरेंट साइट्स को विजिट करना, फिर जाके एक काम आपका स्टार्ट होता है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट प्लेसमेंट में आती हैं कैटेगरीज। आई होप ये सारी बातें क्लियर होंगी। थैंक यू।